हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी, पाठ संख्या 3 कविता के बहाने। डियर स्टूडेंट, ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज मैं इसके क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर माने के क्या है। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। देखिए बेटा, इसका अर्थ है कि भेदभाव, अंतर, अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। भेदभाव, अलगाववाद, इस सभी को अलग करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार कविता भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करती। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। इसलिए ये बात कही गई है कि इस कविता के बहाने कि सब घर एक कर देने के माने। इसका अर्थ यह है कि जिस तरीके से बच्चे जब खेलते हैं तो बच्चों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। धर्म, जाति, ऊंच नीच, अपना पराया, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। इसी तरह कविता भी शब्दों का खेल है जो समाज में एकता का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बताया है। देखिए, कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। वह काल की सीमा को भी लांघ जाती है। देखिए, कवि ने क्या कहा कि चिड़िया जब उड़ान भरती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कवि जब अपनी कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ते हैं तो वह काल की सीमा तक को भी लांघ जाते हैं। अर्थात कवि की कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम है, वो व्यापक है, उसका क्षेत्र व्यापक है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। कवि खिलते हुए फूल को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है और वो अच्छी अच्छी कविताओं की रचना कर डालता है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से पूरे समाज को प्रसन्न करता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है। उसकी खुशबू में समानता है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। कौन हर युग में मानव को आनंद देते? कविता हर युग में मानव को आनंद देती है, आनंद पहुंचाती है, आनंदित करती है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता से संबंध बताया है, ठीक है। कि जैसे चिड़िया अपनी उड़ान भरती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु चिड़िया के उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। कवि के उड़ान की, उसकी कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, वो उस सीमा को भी लांघ जाता है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। जैसे फूल अपनी सुंदरता व गंध से पूरे समाज को प्रसन्न रखता है, उसी तरह कविता भी अपनी मानवीय भावनाओं से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। इसलिए उड़ने और खिलने का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कविता और बच्चे में को समानांतर रखने में क्या कारण हो सकते हैं। कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है? देखिए, कहा गया है ना, कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक है। कविता का क्षेत्र भी स्थान व्यापक है और बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी व्यापक है। बच्चे खेलते कूदते समय बेटा, ठीक है, वो अपना धर्म, अपनी जाति, काल, ऊंच नीच का कोई ध्यान नहीं रखते। हर जगह हर समय
हर तरीके से वो बच्चे खेल सकते हैं, उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के खेल से जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, भूतकाल, भविष्य आदि और उपकरण मात्र है। इसमें निस्वार्थता होती है, बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए कविता को बच्चों के समान बताया गया है। जैसे बच्चे जब खेलते कूदते हैं, एक घर से दूसरे घर, ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, उसी तरह कवि की कविता भी बिना महके, ठीक है, बिना मुरझाए महकती रहती है। कवि की कविता का क्षेत्र भी व्यापक है, असीम है, इसलिए कवि ने कविता को बच्चों के समान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? जैसे कहा गया ना, कविता बिना मुरझाए महकती रहती है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, कवि ने कहा, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं, ठीक है, वह हमेशा अजर और अमर रहती है। युग युगांतर तक मानव समाज को कविता प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। देखिए, कविता बिना मुरझाए में, जैसे कहा गया फूल का खिलना, ठीक है, फूल एक बार खिलता है, बहुत सुंदर लगता है, सबको मोहित करता है, सबको प्रसन्न करता है, लेकिन फूल की परिणति भी निश्चित है। एक समय ऐसा आता है बेटा कि खिला हुआ फूल भी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन कवि द्वारा लिखी गई कविताएं अनंत काल तक यूं ही महकती रहती हैं। युग युगांतर तक मानव समाज को कवि द्वारा लिखी गई कविताएं प्रभावित करती हैं। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक हमेशा बरकरार रहती है। आज देखिए, कवि द्वारा लिखी गई कविताएं हमसे पहले वाली पीढ़ी ने पढ़ी, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे बाद कवियों की कविताओं को आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, और इसी तरह ये कविताएं अनंत काल तक ज्यों की त्यों चलती रहती हैं। इसलिए कहा गया है बिना मुरझाए महकने के माने। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कविता के बहाने कविता में कवि को क्या आशंका है और क्यों? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखिए, इस कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है। कहा गया ना कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कविता के बारे में कवि ने बताया कि कवि क्या कह रहा है, इस कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है। उसे ये आशंका है कि भौतिकवादी और यांत्रिकता के कारण मनुष्य बहुत अधिक यांत्रिक होता जा रहा है। ठीक है, इसके पास भावनाएं व्यक्त करने का या सुनने का समय ही नहीं है। प्रगति की अंधी दौड़ में इस भौतिकतावादी और यांत्रिकता के युग में कवि की कोमल भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। अतः कवि को कविता का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। कवि को क्या आशंका है? कविता के अस्तित्व के खतरे में होने की आशंका कवि को दिखाई दे रही है। इसलिए कवि कविता के अस्तित्व को बनाए रखने की संभावना को व्यक्त कर रहा है और कविता को चिड़िया, फूल और बच्चों के खेल तक की यात्रा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल और चिड़िया को कविता की क्या क्या जानकारियाँ नहीं हैं? देखिए, फूल को कविता के खिलने का पता नहीं है। फूल एक समय अवधि में मुरझा जाते हैं, परंतु कविता बिना मुरझाए हमेशा ज्यों के त्यों महकती रहती है। चिड़िया को कविता की उड़ान का पता नहीं है। कविता में जन कल्याण की उड़ान है। चिड़िया की उड़ान व्यापक नहीं है। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, लेकिन कवि की उड़ान की कोई भी सीमा नहीं है। कवि का क्षेत्र असीमित है। ठीक है, कवि का क्षेत्र व्यापक बताया गया है। चिड़िया के उड़ान की एक निश्चित सीमा है।
फूल खिलता है, लेकिन फूल के खिलने की में भी परिणति है। फूल भी एक समय आता है मुरझा जाता है, लेकिन कवि द्वारा लिखी गई कविताएं अनंत काल तक ज्यों के त्यों ही बनी रहती हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको? तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको समझा दिए। जैसे क्वेश्चन है, कविता के बहाने आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, कविता के बहाने कविता का असीमित अस्तित्व प्रकट करने के लिए कवि ने चिड़िया को उड़ान का उदाहरण दिया है। वह कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा जो है वो असीमित है। चिड़िया घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान जो है वो व्यापक है। कवि के भावों की कोई भी सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसका क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, और चिड़िया की उड़ान का एक क्षेत्र की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कवि की कविता की उड़ान की कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है बेटा, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको 3-4 करा दिए, अच्छे से चैप्टर समझा दिया। ये जो भी वर्क है आप होमवर्क नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।